हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो सेशन में हम कवर करेंगे 10 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको फ्रेंड्स कल के क्वेश्चंस का जो है एक क्विक रिविजन आपको कराऊंगी ताकि हम दोबारा से उनको रिवाइज कर सकें। उसके बाद हम कवर अप करेंगे डेली करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस, जिसमें मैं आपको जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी क्वेश्चन से रिलेटेड वो सभी भी कवर करेंगे, और जो भी हम रिवाइज कर सकते हैं क्वेश्चन से वो सब न्यूज़ में हम रिवाइज करते चलेंगे। उसके बाद देखिए, हम जो करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं, मतलब हर एक दिन एक आपको नया टॉपिक दिया जाता है जिसको हम रिवाइज करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा करंट अफेयर्स का, उसमें हम बात करेंगे जो अभी न्यूली अपॉइंटेड राष्ट्रपति, बहुत सारे देशों में राष्ट्रपति देखिए नए नियुक्त हुए हैं, उनसे रिलेटेड हम टॉप 10 यहाँ पे क्वेश्चंस को देखेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हम बात करेंगे जीके के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, और लास्ट में 2 क्वेश्चन आप लोगों के टेस्ट के हैं जिनके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जितना आप देखिए हमें आंसर्स लिखेंगे, हम सभी के कमेंट पे एक रेड हार्ट ज़रूर देंगे, क्योंकि हमें भी अच्छा लगता है आप सभी के कमेंट्स को देख के। तो इस तरह से हम आज का ये सेशन कवर करने वाले हैं। आप लोगों को अच्छा लगे ये सेशन तो वीडियो को भी लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के बारे में। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, किसे केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत खादी और ग्रामोद्योग आयोग के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो कौन बनी है? वात्सल्य सक्सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2024 में किसने पेरिस ओलंपिक में 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती के फाइनल में अयोग्य घोषित होने के बाद कुश्ती से संन्यास की घोषणा कर दी? किसने कर दी है? विनेश फोगाट। किसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? अशोक कुमार सिंह को। अगस्त 2024 में भारत और किस देश के बीच उदार शक्ति अभ्यास 2024 का आयोजन किया गया? तो उदार शक्ति अभ्यास भारत और मलेशिया देश के बीच हुआ। किसे पीएमओ में अतिरिक्त सचिव, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है वहाँ पे अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है? अमित सिंह नेगी को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है कब? 7 अगस्त को। किस देश ने मेगा सैटेलाइट तारामंडल G20 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? तो किस देश ने किया? चीन देश ने। भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा किसने की? तो इसकी अनाउंसमेंट करी है ऑस्ट्रेलिया ने। विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? भारत देश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने पहली बार किस शाकनाशी सहिष्णु फसल की व्यावसायिक खेती की अनुमति दी? HT बासमती चावल की। क्वेश्चन है अगला, भारतीय सेना ने कहां पर पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया? तो इस अभ्यास का आयोजन किया गया लद्दाख में। किस देश ने दूसरी बार कावा महिला वॉलीबॉल नेशंस लीग 2024 का खिताब जीता? तो फ्रेंड्स ये टाइटल जीता है भारत देश ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने चंडीगढ़ स्थित अपनी परिवहन बटालियन में किस देश द्वारा निर्मित शक्तिशाली कामास टाइफून वाहन का सफलतापूर्वक प्रदर्शन और परीक्षण किया? तो ये किस देश द्वारा निर्मित है ये वाहन? रशिया द्वारा। रियल एस्टेट कंसल्टेंसी नाइट फ्रैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा शहर आवास के लिए सबसे किफ़ायती भारतीय शहर है? तो आवास के लिए सबसे किफ़ायती है अहमदाबाद शहर, गुजरात का। किस राज्य ने स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए व्यक्तियों के लिए 2 बच्चे वाली नीति को खत्म किया है? तो आंध्र प्रदेश राज्य ने इसे खत्म किया। तो ये हमारे हो गए कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। अब बात करेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में 89.45 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ में कौन सा पदक जीता? तो इस बार बात करें नीरज चोपड़ा पेरिस ओलंपिक में कौन से पदक विजेता रहे? तो इन्होंने जीता है इस ओलंपिक में रजत पदक, सिल्वर मेडल। नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर की थ्रो करी, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, इसलिए आपको ये एग्जैक्ट जो है इनकी जो थ्रो रही है, जो इनकी बेस्ट थ्रो थी 89.45 मीटर, इसको भी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं। तो सिल्वर मेडल आया है और ये भारत का इस ओलंपिक में पहला सिल्वर मेडल है।
पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 92.97 मीटर की ओलंपिक में नए थ्रो रिकॉर्ड के साथ में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इनका नाम हमें याद रखना है क्योंकि इन्होंने ना सिर्फ स्वर्ण पदक जीता, स्वर्ण पदक के साथ इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी सेट कर दिया है ओलंपिक में। 92.97 मीटर का एक नया बेस्ट रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता और उसके बाद दूसरे नंबर पे रहे भारत के नीरज चोपड़ा। अच्छा, नीरज चोपड़ा से रिलेटेड चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करें। नीरज चोपड़ा का जन्म भारत के कौन से राज्य में, या कौन से राज्य से ये बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं भारत के हरियाणा राज्य से। नीरज चोपड़ा को गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि गोल्डन बॉय किसका निकनेम है? नीरज चोपड़ा का। नीरज चोपड़ा को पद्मश्री पुरस्कार कौन से ईयर में मिला? पद्मश्री पुरस्कार भारत का चौथा सर्वोच्च पुरस्कार है और इन्हें ये पुरस्कार कब मिला था? 2022 में। इसके अलावा और भी इम्पोर्टेंट इनको अवार्ड्स मिले हैं, जैसे बात करें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ये पुरस्कार कब मिला था नीरज चोपड़ा को? कौन से सन में? 2021 में। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट अवार्ड मिला है नीरज चोपड़ा को, अर्जुन पुरस्कार। कौन से वर्ष में? तो 2018 में नीरज चोपड़ा को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये तो इनकी अचीवमेंट्स हो गई। अच्छा, पेरिस ओलंपिक से पिछली ओलंपिक की बात करें, जिसमें हम अगर टोक्यो ओलंपिक की बात करें जो हुआ था आपका 2020 में, तो नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, और इस बार के ओलंपिक में उन्होंने जीता है सिल्वर मेडल। तो ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस कर लिए। चलिए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगस्त 2024 में किसे ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? सो अभी हाल ही में फ्रेंड्स ट्यूनीशिया देश के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? सही आंसर ऑप्शन सी, कामेल मादोरी। सो कामेल मादोरी जो है ये भी हाल ही में ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अच्छा, शेख हसीना से आपको याद होगा, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री रही हैं ये, और इन्होंने अभी अपने पद से इस्तीफा दे दिया और देश भी छोड़ दिया। वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट चल रहा है, विरोध चल रहा है, जिसके चलते शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अच्छा, कीर स्टेमर की बात करें तो ये अभी किस देश के देखिए प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो ये यूनाइटेड किंगडम के जो हैं अभी बने हैं नए प्रधानमंत्री। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। बात करें क्वेश्चन के बारे में, चलिए तो ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कैस सईद ने प्रधानमंत्री अहमद हजानी को बर्खास्त कर दिया और उनके स्थान पर जो नए यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम है कामेल मादोरी। प्रधानमंत्री को हटाए जाने के लिए उन्होंने कोई भी जो कारण है उसको नहीं, मतलब एकदम से क्लियर नहीं किया है कि क्यों उनको उनके पद से बर्खास्त किया गया है। ट्यूनीशिया देश की बात करें तो ये अफ्रीका में देखिए स्थित है। यहाँ की राजधानी ट्यूनिश, मुद्रा है यहाँ की ट्यूनीशियाई दिनार। मैप में भी देख लेते हैं ट्यूनीशिया को। देखिए ये अफ्रीका महाद्वीप का पूरा मैप है और आप देख सकते हैं यहाँ पे लोकेटेड है ट्यूनीशिया कंट्री। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ष 2024 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के स्थान पर नई रिपोर्ट बी रेडी को किसके द्वारा जारी किया जाएगा? तो हर एक साल तो किस नाम से रिपोर्ट जारी होती थी? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के नाम से, लेकिन इस रिपोर्ट के स्थान पर एक नई रिपोर्ट जारी होगी जिसका नाम रखा है बी रेडी। और किसके द्वारा इसको जारी किया जाएगा? तो विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक इस रिपोर्ट को जारी करेगा। बिजनेस रेडी, बी रेडी का मतलब हो गया बिजनेस रेडी, विश्व बैंक की नई प्रमुख रिपोर्ट है। इसने जो पुरानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है उसको बेहतर बनाया और उसकी जगह ली है। पहली बी रेडी रिपोर्ट 3 अक्टूबर 2024 को लॉन्च की जाएगी। ये दुनिया भर की अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं में कारोबारी माहौल और निवेश के माहौल का बेंचमार्किंग करेगी। तो जो पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट थी ना, उसको ही इम्प्रूव किया गया है और अच्छे तरीके से इस रिपोर्ट में पेश किया गया है और इस रिपोर्ट को नाम दिया है बिजनेस रेडी। रिपोर्ट फर्मों के लिए निर्देशित विनियामक ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं का ये मूल्यांकन करती है। इसमें 10 टॉपिक्स के ऊपर फोकस किया गया है, जिसमें है व्यवसाय में प्रवेश, व्यवसाय का स्थान, उपयोगिता सेवाएं, श्रम, वित्तीय सेवाएं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, कराधान, विवाद समाधान, बाजार प्रतिस्पर्धा और व्यवसाय दिवालियापन। चलिए बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट विश्व बैंक के बारे में। तो विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 7 जुलाई 1944 को।
मुख्यालय इसका वॉशिंगटन डीसी में और अध्यक्ष हैं अजय बांगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव रसायन के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रथम विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है गोविंदराजन पद्मनाभन को। ठीक है, किसको चुना गया, इनका नाम याद रखना है, गोविंदराजन पद्मनाभन। विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देने और सम्मानित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में भारत सरकार ने प्रथम राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की घोषणा की। विभिन्न विज्ञान विभागों के 300 से अधिक पिछले पुरस्कारों की जगह लेने वाली इस नई पुरस्कार प्रणाली का उद्देश्य देश भर के शिक्षाविदों, प्रौद्योगिकीविदों और अन्वेषकों की उपलब्धियों का जश्न मनाना है। सरकार ने विभिन्न श्रेणियों में कुल 33 राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों की घोषणा करी है। प्रसिद्ध जैव रसायनज्ञ और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के पूर्व निदेशक डॉक्टर गोविंदराजन पद्मनाभन को जैव रसायन के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के सम्मान में विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हैं ये कब देंगे पुरस्कार? 23 अगस्त को। अब देखिए यहाँ पे विज्ञान रत्न पुरस्कार में तो किसका नाम है? जीव रसायन डॉक्टर गोविंदराजन पद्मनाभन। विज्ञान श्री पुरस्कार की बात करें तो काफ़ी सारे अवॉर्डीज़ हैं। ज़्यादातर इनमें से क्वेश्चन आप लोगों को वैसे चांसेस नहीं पूछेंगे, लेकिन हाँ विज्ञान रत्न पुरस्कार वाला जो है ये आपको अवार्ड याद रखना है क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप देख लीजिए यहाँ पे विज्ञान युवा पुरस्कार के ये सभी विजेता हैं और ये ज़रूर याद रखिएगा विज्ञान टीम जो सिंगल अवार्ड विनर्स है ना, ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। विज्ञान टीम का जो पुरस्कार है ये किस टीम को मिला है? तो चंद्रयान 3 की जो टीम है उनको मिला है विज्ञान टीम का पुरस्कार। तो ये दोनों हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विदेश के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल, ये कब सेलिब्रेट किया गया? तो फ्रेंड्स ये दिन मनाया गया है कब? 9 अगस्त को। अच्छा, मैं आपको बाकी जो डेट्स यहाँ पे लिखी है उनके बारे में अगर बात करूँ तो देखिए 6 अगस्त को मैंने एक इम्पॉर्टेंट डे आपको बताया था, वो ज़रूर याद रखिएगा, जो कि कौन सा दिन है? हिरोशिमा दिवस। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको एग्ज़ाम में कई बार पूछते भी हैं। तो ये 6 अगस्त को देखिए मनाया गया था, ये इम्पॉर्टेंट डे याद रखिएगा। चलिए बात करें विश्व के स्वदेशी लोगों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में, तो ये 9 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य दुनिया भर में स्वदेशी आबादी के अधिकारों और जागरूकता के बारे में ज़रूरतों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। विषय क्या है देखिए, तो इसका इस बार का 2024 का विषय है स्वैच्छिक अलगाव और प्रारंभिक संपर्क में स्वदेशी लोगों के अधिकारों की रक्षा करना। विदेश के स्वदेशी लोगों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की शुरुआत 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई थी। स्वदेशी लोग किसी विशिष्ट क्षेत्र या देश के मूल निवासी जातीय समूह हैं। उनकी अनूठी संस्कृतियाँ, परंपराएं, भाषाएं और मान्यताएं हैं जो उन्हें प्रमुख आबादी से अलग करती है, तो उनको कहा गया है इंडिजीनियस पीपल। अगला क्वेश्चन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए जितने भी भारत ने जो है ओलंपिक में पदक जीते हैं उनके आपको नाम और किन्होंने जो है मेडल्स जीते वो एग्जैक्ट आपको याद रखना है। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता? अगेन इस बार फिर से भारतीय हॉकी टीम जो है कौन से पदक की विजेता रही? कांस्य पदक। पिछली बार टोक्यो ओलंपिक्स में भी देखिए जो है इन्होंने कांस्य पदक जीता था। अगेन जो है यहाँ पे दूसरी बार भारतीय हॉकी टीम ने जीता है कांस्य पदक, जो कि बहुत बड़े गर्व की बात है हमारे देश के लिए। तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस के यवेस टू मनोई स्टेडियम में तीसरे स्थान के मैच में स्पेन को हराकर पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक हासिल करा। भारतीय हॉकी के इतिहास में ये लगभग 50 साल के बाद हुआ है जब भारतीय टीम ने लगातार दूसरे ओलंपिक में पदक जीता। तो पिछले ओलंपिक में भी कांस्य पदक विजेता रही थी और इस बार में भी जो है कौन से पदक की विजेता रही? कांस्य पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नागासाकी दिवस 2024 कब मनाया गया है? ये दिन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए नागासाकी डे जो है ये मनाया गया है कब?
9 अगस्त को। हर एक साल 9 अगस्त को ये दिन मनाते हैं। इस दिन की बात करते हैं तो देखिए विश्व युद्ध के अंत में, जब दूसरा विश्व युद्ध था तो उसके अंत में 9 अगस्त 1945 को अमेरिकी सेना ने जापान के नागासाकी शहर पर एक परमाणु विस्फोट किया था और इस भयानक हमले में वहाँ पे लाखों लोगों की जानें गई थी। तो इस दिन का उद्देश्य है जो पीड़ित हैं उनको याद करना, अधिक युद्धों से बचना, शांति को बढ़ावा देना, परमाणु हथियारों की विनाशकारी क्षमता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना इस दिन का उद्देश्य है। और देखिए इससे 3 दिन पहले जो है हिरोशिमा पर भी बॉम्ब गिराया था यूएस ने, वो 6 अगस्त को गिराया था, इसलिए 6 अगस्त को हिरोशिमा दिन मनाते हैं। 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी पे जो है बॉम्ब गिराया गया था, इसलिए 9 अगस्त को मनाते हैं नागासाकी दिवस। इस बार नागासाकी दिवस का विषय क्या है? हिबाकुशा के साथ मिलकर आइए हम मानव जाति और हमारे ग्रह के भविष्य के लिए एक परमाणु हथियार मुक्त, शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण विश्व का निर्माण करें। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट डे आगे पीछे ही है, 3 दिन का गैप है, इसलिए हमें दोनों याद रखने हैं, हिरोशिमा और नागासाकी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो किस रॉकेट से अपने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 08 को लॉन्च करेगा? EOS 08 इसे देखिए कौन से स्पेस एजेंसी लॉन्च करेगी, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो इसे लॉन्च करेगी इसरो। पूछा गया है कि किस रॉकेट से इसे लॉन्च करेगी। रॉकेट इसमें यूज़ किया जाएगा SSLV-D3। तो इसरो की बात करें तो देखिए इसरो 15 अगस्त 2024 को अपने 55वां स्थापना दिवस एक महत्वपूर्ण उपलब्धि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 08 के प्रक्षेपण के साथ में मनाने वाला है। EOS 08 उपग्रह को 15 अगस्त 2024 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वहाँ से इस सैटेलाइट इस उपग्रह को लॉन्च किया जाना है। और ये जो उपग्रह जाएगा इसमें जो रॉकेट इस्तेमाल होगा वो है SSLV-D3। SSLV मतलब हो गया स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, D3 ये जो रॉकेट है ये सैटेलाइट को लेके जाएगा। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जो है इसकी बात करें EOS 08, तो EOS 08 उन्नत इमेजिंग तकनीक से लैस है जिससे यह मिड वेव और लॉन्ग वेव इंफ्रारेड बैंड दोनों में तस्वीरें खींच सकता है। यह क्षमता उपग्रह को दिन और रात के दौरान प्रभावी ढंग से काम करने में सक्षम बनाती है जिससे विभिन्न महत्वपूर्ण अनुप्रयोग पूरे होते हैं। इसरो अब इसे लॉन्च करेगा। तो इसरो की बात करें, इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में, मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटका में और अध्यक्ष हैं S सोमनाथ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगस्त 2024 में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य जी का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो फ्रेंड्स इनकी बात करें बुद्धदेव भट्टाचार्य जी की, किस राज्य के ये पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो ये पश्चिम बंगाल के रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। बुद्धदेव भट्टाचार्य जी का जन्म 1 मार्च 1944 को उत्तरी कोलकाता में हुआ था और ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे थे 2000 से लेके 2011 तक। और करंट में अगर बात करें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS तबर ने किस देश की नौसेना के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है? INS तबर ने जर्मनी देश की नौसेना के साथ में किया है अभी समुद्री साझेदारी अभ्यास, जिसको कहा है MPX मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज। तो भारतीय नौसेना के अग्रणी युद्धपोत INS तबर ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से लौटते समय कील नहर के पास जर्मन नौसेना के साथ में ये अभ्यास किया। INS तबर ने इससे पहले 17 से 20 जुलाई 2024 तक जर्मनी के हैम्बर्ग का दौरा किया था। इन अभ्यासों का उद्देश्य क्या है देखिए करने का? दोनों देशों के बीच जो समुद्री संबंध है उनको मजबूत करना जो है इसका उद्देश्य है। जर्मनी देश की बात करें तो यूरोप में है, ये राजधानी बर्लिन, करेंसी है यहाँ पे यूरो। जर्मनी के चांसलर हैं ओलाफ स्कोल्स और राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमियर। मैप में देख लेते हैं जर्मनी की लोकेशन। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ये यूरोप का मैप, ये यूरोप कॉन्टिनेंट है पूरा और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लोकेटेड है जर्मनी कंट्री।
अगला क्वेश्चन, अगस्त 2024 में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने लगातार 9वीं बार रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर निर्धारित किया है? तो लगातार 9वीं बार जो रेपो रेट जो है निर्धारित किया गया है वो है 6.5%। तो अभी देखिए अगस्त 2024 को वित्तीय वर्ष 2024-25 की तीसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए आरबीआई ने जो है लगातार 9वीं बार जो रेपो रेट है उसे 6.5% पर अपरिवर्तित बनाए रखने के लिए मतदान किया। यानी जो रेपो रेट है वो चेंज नहीं हुआ है, सेम ही है 6.5%। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक 6-7 अगस्त को मुंबई में हुई थी और इसकी अगली बैठक 7 से 9 अक्टूबर 2024 को होगी। आरबीआई अधिनियम 1934 के अनुसार मौद्रिक नीति समिति को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम कितनी बैठक करनी होती है? तो कम से कम 4 बार जो है उनको बैठक करनी होती है। तीसरी देखिए द्विमासिक जो मौद्रिक नीति के बाद जो नीति दर आई हैं, तो बात करते हैं देखिए कौन कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी कितने कितने परसेंट पे हैं। ये एग्जाम में इनको ऐसे ही पूछते हैं डायरेक्ट परसेंटेज। रेपो रेट की बात करें तो ये कितना है 6.5%। रिवर्स रेपो रेट है 3.35%। बैंक रेट है 6.5%। स्थायी जमा सुविधा STF ये है 6.25%। सीमांत स्थायी सुविधा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कितना रखा है इसको 6.7% पे। नकद आरक्षित अनुपात कैश रिजर्व रेशो ये कितना है 4.50% और वैधानिक तरलता अनुपात है 18%। मौद्रिक नीति समिति की बात करें, थोड़ा सा इसके बारे में बात करें तो देखिए मौद्रिक नीति समिति की जो स्थापना है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो भारत सरकार ने 29 सितंबर 2016 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत मौद्रिक नीति समिति की स्थापना की थी। भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय मुंबई में है। गवर्नर शक्तिकांत दास। आरबीआई के 4 डेप्यूटी गवर्नर्स हैं, एम राजेश्वर राव, स्वामीनाथन जे, टी रविशंकर और डॉक्टर MD पात्रा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉवरेन वेल्थ फंड इंस्टीट्यूट के अनुसार विश्व के सबसे अमीर केंद्रीय बैंकों की रैंकिंग में भारत के आरबीआई का क्या स्थान है? सोवरेन वेल्थ फंड इंस्टीट्यूट ने जो वर्ल्ड के रिचेस्ट सेंट्रल बैंक्स की रैंकिंग जारी करी है उसमें आरबीआई को स्थान मिला है 12वां स्थान। ठीक है, तो आपको आरबीआई का स्थान ध्यान रखना है कि आरबीआई जो है कौन से नंबर पे है, 12वें नंबर पे है। अब अगर बात करें कुल संपत्ति के हिसाब से दुनिया का सबसे अमीर केंद्रीय बैंक कौन सा है? फेडरल रिजर्व सिस्टम जो कि यूएसए का है, ये नंबर 1 पे है। दूसरे पे है पीपल बैंक ऑफ चाइना और तीसरे नंबर पे है बैंक ऑफ जापान। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के लिए उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है? उपस्थिति पोर्टल जो है फ्रेंड्स इसे लॉन्च किया है किसने? झारखंड गवर्नमेंट ने। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, इन्होंने झारखंड में स्वास्थ्य कर्मियों की दैनिक उपस्थिति को ट्रैक करने के लिए लॉन्च किया है उपस्थिति पोर्टल को। यह पोर्टल रियल टाइम अटेंडेंस से लेकर सारा डेटा को एनालिटिकल रूप में भी रिजर्व रखेगा। झारखंड जो है देखिए मैप में आप देख सकते हैं लोकेशन झारखंड राज्य की। झारखंड की स्थापना हुई थी 15 नवंबर 2000 को। राजधानी यहाँ की है रांची। मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और यहाँ के राज्यपाल हैं संतोष गंगवार। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार ने 5 लाख रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए लॉजिस्टिक पॉलिसी 2024 को मंजूरी दी है? तो लॉजिस्टिक पॉलिसी जो है देखिए इसे मंजूरी दी है कौन से राज्य ने? सही आंसर है महाराष्ट्र स्टेट ने। तो महाराष्ट्र सरकार ने लॉजिस्टिक नीति को मंजूरी दे दी। इसका लक्ष्य है 200 से ज़्यादा लॉजिस्टिक पार्क कॉम्प्लेक्स और टर्मिनल स्थापित करना। इससे लगभग 5 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। इस नीति का लक्ष्य 25 जिला नोड्स, 5 क्षेत्रीय हब और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लॉजिस्टिक हब सहित 10,000 प्लस एकड़ लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना है।
ये हाई टेक लॉजिस्टिक को प्रोत्साहित करता है। AI, ब्लॉकचेन, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, IoT, ड्रोन को ये बढ़ावा देता है। महाराष्ट्र राज्य जो है इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। राजधानी जो है मुंबई है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। और राज्यपाल है यहाँ पे CP राधाकृष्णन। चलिए मैं आपको महाराष्ट्र से 2-3 जो है इम्पॉर्टेंट योजनाओं को रिवाइज करा देती हूँ। महाराष्ट्र सरकार ने जो है अभी वायुश्री योजना को लॉन्च किया था। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने लेक लड़की स्कीम शुरू करी थी। भगवान बिरसा मुंडा रोड स्कीम किसने शुरू करी थी? महाराष्ट्र सरकार ने। एक कैंपेन इन्होंने शुरू किया था जिसे नाम दिया था मेरी माटी मेरा देश कैंपेन। तो ये शुरू किया था। एक इम्पॉर्टेंट और भी योजना है, योजना का नाम है सलोखा योजना। तो ये भी किसने शुरू करी थी? महाराष्ट्र सरकार ने ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए 9 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? हर घर तिरंगा जो अभियान है देखिए इसका इस बार कौन सा संस्करण होगा? तीसरा संस्करण, जिसे मनाया जाएगा 9 से लेके 15 अगस्त तक। स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए 9 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान का तीसरा संस्करण आयोजित किया जाएगा। नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज दिखाने और सेल्फी साझा करने के लिए प्रोत्साहित करने वाली इस पहल का उद्देश्य है देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा देना। 2022 में आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत इस अभियान को शुरू किया गया था और इस बार इसका ये तीसरा संस्करण है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे जो डेली करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम बात करेंगे आज के जो टॉपिक वाइज हमने करंट अफेयर्स का टॉपिक लिया है जिसमें हम कवर करेंगे राष्ट्रपति से रिलेटेड करंट अफेयर्स। तो टॉप 10 हम बात करेंगे यहाँ पे जो न्यूली अपॉइंटेड राष्ट्रपति हैं उनके बारे में। तो देखिए नंबर 1 पे है ताइवान के राष्ट्रपति। अभी हाल ही में देखिए ताइवान में राष्ट्रपति कौन बने हैं? लाई चिंग ते। नेक्स्ट इंडोनेशिया की बात करें, इंडोनेशिया में राष्ट्रपति बने हैं प्रबावो सुबियांतो। क्रोएशिया देश में नए राष्ट्रपति बने हैं आंद्रे प्लेंकोविक। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? पीटर पेलेग्रिनी। सिंगापुर के राष्ट्रपति देखिए कौन बने हैं? तो यहाँ पे बने हैं थर्मन शनमुगरतनम। अगली कंट्री है मिस्र। मिस्र देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं अब्देल फतह अल सिसी। नेक्स्ट रूस के 5वीं बार राष्ट्रपति बने व्लादिमीर पुतिन। इसके बाद है हंगरी देश। हंगरी देश के राष्ट्रपति बने तमास सुलियोक। अजरबैजान के 5वीं बार राष्ट्रपति बने हैं इल्हाम अलियेव। और फिनलैंड देश के राष्ट्रपति बने हैं अलेक्जेंडर स्टब। तो जितने देखिए चाहे राष्ट्रपति हों चाहे प्रधानमंत्री, जो नए आपके अपॉइंट हो रही हैं ना, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम के लिए। अब हम बात करेंगे कुछ डीके के इंपॉर्टेंट MCQs के बारे में। तो देखिए पहला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का वह स्थल कौन सा है जहाँ से जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? तो वो पहला स्थल कौन सा है? धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर और किसके बीच हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर C राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो ये सिद्धांत लिया है जापान के संविधान से। नेक्स्ट मौलिक कर्तव्यों से संबंधित भाग 4A को भारतीय संविधान में किसके द्वारा शामिल किया गया है? तो इसके लिए जो संशोधन हुआ था देखिए वो था 42वां संशोधन 1976। अगला क्वेश्चन है तिलैया बांध बराकर नदी पर बनाया गया है, यह कहाँ स्थित है? तो किस नदी पर बना है? ये बराकर नदी पर और तिलैया बांध है झारखंड में। नीलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश राज्य में। अगला क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी? तो जो लास्ट देखिए जनगणना थी वो 2011 में हुई थी, उसके अनुसार भारत की साक्षरता दर थी 74.04%। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद देखिए 20 किलोहर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगी क्या कहलाती हैं? तो उन्हें कहते हैं अल्ट्रासोनिक तरंगी। तो
तो यहाँ पे हमारे जीके के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी कवर अप हो गए हैं। तो सारा हमने देखिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेक्शन था वो कर लिया है कवर। अब हम लास्ट में जो 2 क्वेश्चन आप लोगों से टेस्ट के पूछने वाले थे उनको हम देख लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है टेस्ट का, नागासाकी दिवस कब मनाया गया है? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा। और सेकंड क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में किसे ट्यूनीशिया देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर फ्रेंड्स आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप सभी के कमेंट्स को हम एक रेड हार्ट ज़रूर देंगे, तो आप हमें कमेंट करके दोनों क्वेश्चन के आंसर लिखें। तो कंप्लीट हो गए हमारे क्वेश्चंस। अब एक इम्पॉर्टेंट जानकारी आपको देना चाहेंगे फ्रेंड्स, अगर आप देखिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं तो हमारी जो वेबसाइट है जहाँ पे आपको पेड वीडियोस मिलती हैं वहाँ आपको सभी ई बुक्स मिल जाएंगी। इन सभी में आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प करेंगे। इन सभी को आप आसानी से बाय कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से ही। नेक्स्ट बात करते हैं देखिए पीडीएफ्स के बारे में। तो देखिए डेली करंट अफेयर्स की जो फाइल होती है, पीडीएफ फाइल होती है, उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम जो ग्रुप है उसको फॉलो करना होगा। टेलीग्राम पे जाइएगा, सर्च करिएगा करंट अफेयर्स बाय रवि, तो आप लोग हमारे ग्रुप को देखेंगे, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। डेली करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ फाइल्स हैं वो आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट हमारी एप्लीकेशन है जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, रवि स्टडी जीके। यहाँ आप अपने क्वेश्चंस का टेस्ट लगा सकते हैं। डेली हम जो भी आपको पढ़ा रही हैं उनके क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों को यहाँ मिल जाएंगे। आप उनको इजीली अपने क्वेश्चंस को यहाँ पे टेस्ट के माध्यम से फिर से रिवाइज कर सकते हैं। तो ओवरऑल जितनी भी चीज़ें हैं देखिए आप लोगों के लिए ही हमने इकट्ठा करी है, आप लोगों के लिए ही चीज़ें अरेंज करी हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत ना रहे। तो आप इन सभी का बेनिफिट ज़रूर लें। तो यहाँ आज का हमारा देखिए डेली करंट अफेयर्स का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सेशन है वो कवर हो गया, जिसमें हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। अगर फ्रेंड्स आज का जो सेशन है आपको अच्छा लगा हो, हमारा कंटेंट पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।